मैं लास्ट टाइम जो पढ़ाया था तुमको, मैं उसी को ही डिस्कस करने वाला हूँ। तो इलेक्ट्रोलाइसिस ना के पॉइंट्स जो मैंने लास्ट टाइम बताए थे, मैं एक एक करके पॉइंट्स को आपको डिस्कस करने वाला हूँ। तो एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस अपन उसे नाम दे देते हैं, एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, है ना। अपन उसे नाम दे देते हैं एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। तो अपन ने क्या किया था लास्ट टाइम, अपन ने लिखा था कि देखो भाई एनोड और कैथोड होंगे, तो अपन बोल सकते हैं भाई, जैसे अपन ने लिखा था कि पॉइंट नंबर 1 है, जो पॉइंट्स अपन लिख रहे थे उन्हीं पॉइंट्स को अपन ऐसे डिस्कस करते जाते हैं। पॉइंट नंबर 1 में अपन ने लिखा था दैट इज इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन NaCl, Na पॉजिटिव था, Cl नेगेटिव था। सो जो हमने लिखा था उसमें इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन NaCl, ठीक है, उसको मैं लिखता भी जाऊंगा कि कौन कौन से पॉइंट में डिस्कस कर रहा हूं, सो दैट कि अपन को कोई डाउट्स ना आए कि भाई किस पॉइंट में डिस्कस किया आपने इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन NaCl। अब एक बात देखो, अपन ने फेराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ा था क्या? फेराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, हाँ आदित्य बोल। फेराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ा अपन ने? नहीं सर, उसके बगैर कैसे पढ़ पाएंगे ये, फिर तो नहीं पढ़ पाएंगे। अपन को पहले पढ़ना पड़ेगा फेराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है। इसको पढ़ के अपन फेराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस में बताऊंगा आपको, कोई बात नहीं। तो अपन क्या करेंगे ना, अपन ऐसे बताएंगे, देखो भाई मोल्टन NaCl है, ठीक है। तो अपन ने लिखा था देखो भाई इसमें ना ये एनोड है, ये कैथोड है, कैसे डिसाइड किया? सेल से। तो पहले अपन ने कहा था कि भाई एनोड से इलेक्ट्रॉन आएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन आएगा मतलब इस पे इलेक्ट्रॉन है, तो अपन कहेंगे इस पे कैटाइन का रिएक्शन होगा, तो ठीक है। अपन कहेंगे कैथोड रिएक्शन क्या होगा, तो द कैथोड रिएक्शन इज Na पॉजिटिव जो है वो इलेक्ट्रॉन लेके किस में कन्वर्ट हो जाएगा? Na में, ये सॉलिड बन जाएगा जब डिपॉजिट होगा उस पे। फिर अपन एनोड रिएक्शन लिखेंगे, तो एनोड रिएक्शन में क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन इस पे लॉस्ट करेगा, तो इससे इलेक्ट्रॉन बैटरी में वापस जाएगा। तो अपन कहेंगे जितने इलेक्ट्रॉन अंदर आएंगे उतने इलेक्ट्रॉन बाहर भी जाएंगे, तो एक ही इलेक्ट्रॉन दिखाते हैं, वरना लगेगा यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन आए, यहां से एक ही इलेक्ट्रॉन गया। तो अपन कहेंगे यहां पर Cl नेगेटिव जो है ना, उसने इलेक्ट्रॉन लूज किया और Cl2 बनाया प्लस इलेक्ट्रॉन बनाया। द ओवरऑल सेल रिएक्शन इज दिस। सो सेल रिएक्शन विल बी Na positive plus Cl negative will convert into Na plus half Cl2, ये बनेगा भाई अपने पास। अब अपन क्या कहेंगे, अपन कहेंगे अगर आप 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पास करोगे, अगर आप 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पास करोगे, सो इफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज पास्ड, इलेक्ट्रॉन इज पास्ड, देन एट कैथोड, है ना, देन एट कैथोड 23 ग्राम ऑफ सोडियम इज डिपॉजिटेड, 23 ग्राम ऑफ Na is deposited। 23 बनेगा ना, 1 मोल, 1 मोल चार्ज से 1 मोल सोडियम डिपॉजिट होगा, ग्राम ऑफ Na is deposited, है ना। मतलब इस इलेक्ट्रोड का मास कितना बढ़ जाएगा? 23 ग्राम्स। और यहां पर क्या होगा, तो अपन कहेंगे एंड हाफ मोल ऑफ Cl2 is liberated, हाफ मोल ऑफ Cl2 is liberated। तो अपन ऐसे भी तो बोल सकते हैं हाफ मोल ऑफ Cl2 is liberated, मतलब और 22.4 डिवाइडेड बाय 2 लीटर्स, मतलब 11.2 लीटर्स ऑफ Cl2 at STP is liberated। तो मैं ऐसे बोल सकता हूं कि Cl2 कितना लिबरेट हुआ, तो अपन इस टाइप से भी बोल सकते हैं, है ना, अपन ऐसे बता सकते हैं, ठीक है। तो चलो अपन फिर इसमें इस टाइप के क्वेश्चंस अपन से पूछेंगे कि भाई हर एक पॉइंट के लिए कितना सोडियम डिपॉजिट हुआ, या अगर एक्वस होता तो वाटर भी कंसीडर करते हैं, फिर वाटर के रिएक्शन की भी बात करते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ गैसेस वगैरह ये सारा पार्ट हमें आना चाहिए, ठीक है। अब अगर हमने फैराडेज लॉ नहीं पढ़ा तो ऑब्वियसली बात, मैं इसको हटा रहा हूं फिर, है फर्स्ट एप्लीकेशन को, इस पार्ट को हटा रहा हूं, बट यू गॉट एन आइडिया कि किस टाइप के क्वेश्चंस आप बनाने वाले हैं।
उससे पहले ना, बिफोर स्टार्टिंग दैट फेराडेज लॉ, एक बार अपन 11th क्लास वाला एक पार्ट डिस्कस करेंगे अपन। वो पार्ट है एन फैक्टर कैलकुलेशन। ठीक है, एन फैक्टर कैलकुलेशन। ठीक है, दैट विल बी एन फैक्टर कैलकुलेशन। तो देखो, ज्यादा मैं एन फैक्टर कैलकुलेशन में नहीं पढ़ने वाला, क्योंकि आपको पता है मैंने ऑलरेडी पहले आपको बहुत अच्छे से एन फैक्टर कैलकुलेशन पढ़ा रखा है। फॉर एसिड्स अपन को पता है क्या होता है। पहले मैं फॉर एलिमेंट्स लिख लेता हूं, तो अपन लिखेंगे भाई फॉर एलिमेंट्स इट इज इक्वल टू ऑक्सीडेशन स्टेट। इट इज इक्वल टू ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, ठीक है ना, दैट इज इक्वल टू ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। तो अपन क्या करेंगे भाई, ऑक्सीडेशन स्टेट, या फिर अपन उसे वैलेंसी भी लिख सकते हैं, या फिर वैलेंसी भी बता सकते हैं। तो अपन क्या करेंगे, जैसे अपने पास गिवन है भाई, सोडियम के लिए तो एन फैक्टर विल बी इक्वल टू 1, मैग्नीशियम के लिए एन फैक्टर इज इक्वल टू 2, एल्यूमिनियम के लिए एन फैक्टर विल बी इक्वल टू 3। दैट इज द वैलेंसी। जितने उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो भी वैलेंसी अपन लिखते हैं विद रिस्पेक्ट टू द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वो उनका एन फैक्टर होगा। तो अगर मैं कहूंगा ऑक्सीजन के लिए, तो अपन कहेंगे इसकी वैलेंसी 2, नाइट्रोजन के लिए इसकी वैलेंसी 3, और अगर क्लोरीन है तो इसकी वैलेंसी 1। तो मैं वैलेंसी के हिसाब से उसका एन फैक्टर लिख दूंगा इफ इट इज एलिमेंट। तो अगर मैं ऐसे लिखता हूं, तो O2 के लिए तो अपन कहेंगे 4, एक ऑक्सीजन हो जाएगा -2, तो 2 ऑक्सीजन हो जाएंगे -4। एन फैक्टर कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, जीरो नहीं हो सकता। अगर जीरो है मतलब रिडक्स प्रोसेस नहीं है। N2 होगा तो I'll write that एक नाइट्रोजन -3, तो 2 नाइट्रोजन 6। क्लोरीन होगा तो I'll write that it will be 2, क्योंकि एक क्लोरीन -1 वैलेंसी होता है, तो 2 क्लोरीन इट विल बी 2। अगर मैं O3 लिखता हूं, तो अपन कहेंगे इट विल बी इक्वल टू 6, एन फैक्टर विल बी 6। तो ठीक है भाई, एलिमेंट्स के लिए मतलब जिंक लिखा तो इट विल बी इक्वल टू 2। और अगर मान लो मैंने लेड लिखा, अब क्या लिखोगे आप? लेड में +2 लिखूं या +4 लिखूं? तो अपन कहेंगे जिन मेटल के एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकते हैं, उसमें अपन क्या करेंगे, डिपेंड्स ऑन द कंपाउंड, कि भाई कौन सा सॉल्ट आपको गिवन है, ये कौन सा एलिमेंटल फॉर्म गिवन है। तो अपन कहेंगे लेड के लिए तो +2 और +4 दोनों ही होते हैं, तो अपन कहेंगे +2 एंड +4, डिपेंडिंग कि कितने इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो रहे हैं, हम उसके हिसाब से बता देंगे। तो ज्यादा स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट लेड का क्या होता है, +2। Why it is so? Due to the inert pair effect. तो फिर हम ज्यादा स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट को ही बता देंगे, दिस इज मोर प्रेफर्ड। अगर मान लो हमको बताना ही पड़ा, नहीं आपको बताना ही पड़ेगा कि ये या फिर ये, तो फिर जो एलिमेंट्स इनर्ट पेयर इफेक्ट शो करेंगे, उनका जो स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, हम वही बताएंगे फिर। तो फिर इसको 2 बता देंगे, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट है ना, इसकी वजह से अपन इसको 2 बता सकते हैं। एंड यू नो व्हाट इज इनर्ट पेयर इफेक्ट, अपन को अच्छे से पता है इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है। अब मैं इसको हटा लेता हूं। अब अपन बात करते हैं, दैट इज फॉर, ये तो एलिमेंट्स की बात है। आपको एलिमेंट्स में सबसे ज्यादा ओजोन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, जैसे अपन लिखेंगे हाइड्रोजन के लिए तो H2 होगा, और H2 का इनफैक्टर कितना होगा, इट विल बी इक्वल टू 2। एक हाइड्रोजन +1 होता है, तो 2 हाइड्रोजन 2 हो जाएगा। एन फैक्टर फॉर एसिड्स अपन को पता है, फॉर एसिड्स एन फैक्टर क्या होता है, दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H+I। H+I, जो एसिड जितने H+I दे सकता है वही उसका एन फैक्टर होता है, राइट ना। जो एसिड जितने H+I देगा वही उसका एन फैक्टर होता है। तो नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H+I लिखते हैं अपन, तो इसको अपन लिखते हैं बेसिसिटी। एसिड के लिए अपन बेसिसिटी की बात करते हैं। फिर फॉर बेसिस वी यूज टू राइट नंबर ऑफ रिप्लेसेबल, है ना, कितने OH नेगेटिव आयन दे सकता है वो, एंड दैट इज कॉल्ड इट्स एसिडिटी। तो ये इसका एन फैक्टर होता है। अभी बहुत डिटेल में पढ़ा हुआ है अपन ने सारा का सारा, इसलिए अपन को बहुत ज्यादा बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फॉर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो अपन को पता है भाई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ना इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो अपन लिखेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन बाय इन द प्रोसेस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन
गेन इन प्रोसेस वो इसका इन फैक्टर हो जाएगा। और रिड्यूसिंग एजेंट के लिए तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट इन द प्रोसेस फॉर रिड्यूसिंग एजेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट इन द प्रोसेस। ठीक है, और एक और लिख लेते हैं, अपन ने सॉल्ट के लिए नहीं लिखा। फॉर सॉल्ट्स, एनी सॉल्ट, अगर अपने पास सॉल्ट गिवन है तो फिर क्या करेंगे, तो अगर सॉल्ट गिवन है तो वी यूज्ड टू राइट दैट टोटल कैटायनिक और एनायनिक चार्ज, टोटल कैटायनिक और एनायनिक चार्ज, ये अपन ने लिखा, राइट। तो अब मैं क्या करता हूं ना, क्योंकि मैंने मिक्स लिखा हुआ है, इनके लिए तो अपन को प्रोसेस गिवन होगा क्योंकि आपने प्रोसेस लिख रखे हैं। बाकी में एसिड बेस और सॉल्ट गिवन होंगे तो उसमें प्रोसेस तो होगा नहीं, तो उसमें तो बस अब इनको गिवन होगा, हमें बताना है कि भाई किसका इन फैक्टर क्या होगा। अब तो थोड़ा सा एग्जांपल ले लेता हूं मैं इन सब का, सो दैट कि मुझे भी थोड़ा कॉन्फिडेंस रहेगा कि हाँ तुम लोगों को याद है सारी चीजें। ठीक है, तो जैसे एसिड्स की बात करूंगा तो एसिड में इफ आई राइट H2SO4 you will say that n factor will be equal to 2. If I say that H3PO4 you will say n factor will be equal to 3. If I say H3PO3 n factor will be equal to 2, and if I say H3PO2 then n factor will be equal to 1. एसिड्स में you know that ये ट्राइप्रोटिक होता है, ये दो ही प्रोटॉन दे सकता है, ये एक ही प्रोटॉन दे सकता है डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रक्चर, पहले मैंने आपको बता रखा है। इसमें एक ही प्रोटॉन ऑक्सीजन से अटैच्ड होगा, इसमें दो प्रोटॉन ऑक्सीजन से अटैच्ड होंगे, इसमें तीन प्रोटॉन ऑक्सीजन से अटैच्ड होंगे। फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरस एसिड, हाइपोफॉस्फोरस एसिड। H3PO3 is a boric acid, but it is not a protic acid. ये प्रोटॉन देता नहीं है, वाटर से एक प्रोटॉन लेता है, इसलिए इसका इन फैक्टर 1 है, क्योंकि ये वाटर से एक प्रोटॉन एक OH नेगेटिव आयन लेगा। जैसे मैंने पहले लिखा था, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो BOH होल थ्राइस। आपको याद होगा जब अपन ने पढ़ा था तो मैंने ऐसे पूछा था, बताओ ये कितने OH देगा, तो अपन कहेंगे ये तो एक भी नहीं देगा, ये तो बोरिक एसिड है, उसको तो आप एसिड बोल रहे हो, OH कैसे देगा। तो जब इसे ये लुईस बोरॉन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है, 6 इलेक्ट्रॉन है, तो जब अपन इसे वाटर में ऐड करते हैं तो वाटर इज अ लुईस बेस, जब वो लुईस बेस होगा तो ये बनाता है BOH होल 4 नेगेटिव प्लस H प्लस आइन। तो जब अपन इसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो ये वाटर से OH ले लेगा और वाटर का H प्लस आइन सोल्यूशन में आएगा। ये सोल्यूशन में एक प्रोटॉन जनरेट कर सकता है, इसलिए अपन ने उसका इन फैक्टर 1 लिखा था। CO2 अपन ने लिखा n फैक्टर इज इक्वल टू 2। व्हाई इट इज सो, बिकॉज गैसेस के लिए n फैक्टर क्या होता है, गैस को पानी में डिसॉल्व करो। देखो कौन सा एसिड बना, ये, तो जो उस एसिड का n फैक्टर होगा वही उस गैस का n फैक्टर होगा। मतलब अगर अपन को गैसेस गिवन है तो अपन ने क्या किया था, उनको वाटर में डिसॉल्व करेंगे, और जो वाटर में डिसॉल्व, क्योंकि एसिडिक गैस होगा तो वाटर में डिसॉल्व करने से एसिड बनाएगा, तो जो उस एसिड का इन फैक्टर होगा वही उस गैस का इन फैक्टर होगा। तो अगर मैं N2O5 लिखूंगा तो एनाइट्रस नाइट्रिक एसिड, ये तो नाइट्रिक एसिड है, n फैक्टर विल बी इक्वल टू 1, क्योंकि HNO3 तो एक ही प्रोटॉन दे सकता है, दैट इज अ नाइट्रिक एसिड, राइट। तो अपन SO2 लिखेंगे तो अपन लिखेंगे देयर इज सल्फ्यूरिक एसिड, ये बनाएगा सल्फ्यूरस एसिड। वाटर में डिसॉल्व करेंगे SO2 को, तो H2 में डिसॉल्व करेंगे तो क्या बनाएगा H2SO3, और H2SO3 कितने प्रोटॉन देता है, 2, तो इसका भी इन फैक्टर 2, तो अपन लिख देंगे भाई उसका इन फैक्टर इज 2। That is how we write that for the acids, n factor will be equal to 2। अब अगर मान लो अपन बेसिस की बात करें तो बेसिस में ऐसा कुछ भी नहीं होता, जैसे NaOH है n factor will be equal to 1, MgOH होल ट्वाइस है n factor will be equal to 2, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड होगा तो n factor will be equal to 3, अमोनियम होगा तो n factor will be equal to 1। एज अ बेस वी नो दैट अगर हम अमोनिया लिखेंगे तो वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, लिकर अमोनिया, अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनेगा तो कितने OH देगा, एक, इन फैक्टर इज 1। ठीक है भाई, सॉल्ट के लिए बात करता है।
NaHCO3 है, दिस इज सोडियम बाइकार्बोनेट, n फैक्टर विल बी इक्वल टू 1. Na2CO3 की बात करूंगा तो n फैक्टर विल बी इक्वल टू 2. Na2CO3 की बात करूंगा डॉट 10H2O की बात करूंगा तो n फैक्टर विल बी इक्वल टू 2. बट वैसे ये n फैक्टर हम कैलकुलेट क्यों करें? वैसे ये n फैक्टर की जरूरत क्यों पड़ती है हमको भाई? हम ये पढ़ रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन ये पढ़े क्यों? क्योंकि हमें जरूरत है कैलकुलेट करने की इक्विवेलेंट वेट. इक्विवेलेंट वेट होता है दैट इज मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय n फैक्टर. हमें मॉलिक्यूलर वेट सबके पता होता है. अगर हमें इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करना है, जैसे HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो उसका n फैक्टर 1 होगा, एक ही प्रोटॉन देता है, तो उसका इक्विवेलेंट वेट और मॉलिक्यूलर वेट सेम होगा. इक्विवेलेंट वेट एंड मॉलिक्यूलर वेट उसका सेम होगा. ठीक है भाई. तो यहां पर अपन कहेंगे ठीक है, जिसका n फैक्टर 2 है तो अपन कहेंगे उसका इक्विवेलेंट वेट ऑब्वियस सी बात है, मॉलिक्यूलर वेट के कंपैरिजन में हाफ होगा इक्विवेलेंट वेट. तो इसलिए हम ये सब कैलकुलेट कर रहे हैं. हमें इक्विवेलेंट वेट चाहिए. अब जैसे मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड, जैसे अपन लिखते हैं ना नंबर ऑफ मोल्स, क्या होता है? वेट इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट. काफी पड़ा हुआ है, दिस इज नंबर ऑफ मोल्स. ऐसे ही नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स होता है, दिस इज नंबर ऑफ ग्राम मोल्स. ग्राम मोल्स क्यों? क्योंकि ग्राम से कैलकुलेट किए मोल्स, वरना मोलारिटी इनटू वॉल्यूम डिवाइड बाय 1000 भी मोल्स होते हैं. भाई नंबर ऑफ मोल्स तो ये भी होता है, ऐसे लिखा ना अपन ने, मोलारिटी इनटू वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 1000, वॉल्यूम इन ml है, ये भी नंबर ऑफ मोल्स होता है. कैसे कैलकुलेट किया? मोलारिटी का फॉर्मूला लिखो और बता दो. मोलारिटी का फॉर्मूला क्या होता है? WB अपॉन MB, मोल्स हो गए, एब्सोल्यूट मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइड बाय वॉल्यूम इन ml. लो भाई इसको उधर मल्टीप्लाई करो, इधर नीचे लिखो, यू विल गेट वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, यू गेट द नंबर ऑफ मोल्स. उसी को आपने ऐसे लिखा कि WB अपॉन MB इज इक्वल टू M इनटू वॉल्यूम इन ml डिवाइड बाय 1000. बिल्कुल वैसे ही नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स भी होता है, दैट इज कॉल्ड ग्राम इक्विवेलेंट्स. ठीक है. तो ग्राम इक्विवेलेंट में क्या करना है मुझे? तो मैं लिखूंगा वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट लिखना होता है, दैट इज द ग्राम इक्विवेलेंट. ये भी पढ़ा हुआ है. and that is equal to what? Normality into volume in ml divided by 1000. नॉर्मलिटी का फॉर्मूला तो पता है ना अपन को, नॉर्मलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? इधर मोलारिटी में ये MB की जगह क्या होगा? इक्विवेलेंट वेट लिखना होगा. भाई नॉर्मलिटी जो होता है, ये नॉर्मलिटी, इक्विवेलेंट्स आर रिलेटेड टू द नॉर्मलिटी. जैसे मॉलिक्यूलर मोलारिटी लिखा आपने, ऐसे नॉर्मलिटी भी लिख लो होगा. नॉर्मलिटी विल बी इक्वल टू दिस WB upon equivalent weight multiplied by 1000 divided by volume in ml. और इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? तो अपन कहेंगे इक्विवेलेंट वेट क्या, आपको पता था इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय n फैक्टर. तो मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, ये इक्वेशन 1 है अपने पास, ये इक्वेशन 2 है अपने पास, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2. या नॉर्मलिटी को लिख लेते हैं ना सीधा सीधा. ये लो भाई, वी नो दैट नॉर्मलिटी इज इक्वल टू होता है दैट इज वेट इन ग्राम्स. ग्राम इसलिए जोड़ देता हूं मैं, इसलिए बिकॉज वी नो दैट एवरी टाइम वी हैव टू राइट द वेट इन ग्राम, बिकॉज मॉलिक्यूलर मास हो या इक्विवेलेंट वेट हो, हम उनको ग्राम्स में लेते हैं, इसलिए मैं बार बार उसको वेट इन ग्राम लिख लेता हूं. तो अपन कहेंगे वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट, दैट इज इक्वल टू व्हाट? मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइड बाय वॉल्यूम इन ml. ये तो नॉर्मलिटी का फॉर्मूला लिखा. अपन क्या करेंगे, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, वेट इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय, अब ये तो आपने बता ही दिया मुझे, इसको सब्स्टिट्यूट कर देता हूं इक्विवेलेंट वेट. और इक्विवेलेंट वेट अपन को पता है, बगैर n फैक्टर के कैलकुलेट नहीं किया जा सकता. तो मैं इसकी जगह लिख देता हूं मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय n फैक्टर. तो n फैक्टर ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा. हाँ तो लिख देते हैं 1000 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन ml मल्टीप्लाई बाय n फैक्टर. ठीक है.
मोलैरिटी। तो अपन क्या कहेंगे, नॉर्मलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर। कर दिया ना प्रूफ अपने, नॉर्मलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर, प्रूफ हो गया। तो अपन लिख लिए भाई नॉर्मलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर। लिखा, ठीक है। फिर मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, ये दोनों इक्वल है ना। अगर मेरे पास एक सोल्यूशन है, उस सोल्यूशन में ये नॉर्मलिटी है, उस सोल्यूशन का नॉर्मलिटी मुझे गिवन है, 500 ml सोल्यूशन है, 500 ml सोल्यूशन ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2, 500 ml। तो आपका होगा ठीक है, 500 यहाँ मल्टीप्लाई कर लेता हूं, ये 500 रहा होगा जब आप कैलकुलेट करोगे नॉर्मलिटी को, वॉल्यूम है। उसी सोल्यूशन को अगर मोल्स में बोलना है तो अपन कहेंगे मैग्नीशियम क्लोराइड का एन फैक्टर बताओ, इट इज अ सॉल्ट, टोटल कैटायनिक और एनायनिक, हाँ तो मैग्नीशियम का कैटायनिक चार्ज 2। तो मैं लिख सकता हूं भाई उस सोल्यूशन में अगर इक्विवेलेंट है और उसी सोल्यूशन में मोल्स की बात करनी है तो वॉल्यूम तो सेम रहेगा ना, वॉल्यूम तो सेम रहेगा ना, वॉल्यूम थोड़ी चेंज कर दोगे, क्या चेंज होता है, एन फैक्टर। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स, ये ग्राम इक्विवेलेंट ही तो था, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, वेट इन ग्राम डिवाइड बाय इक्विवेलेंट, number of equivalents is equal to number of moles multiplied by n factor। मतलब मैं जब चाहूं इक्विवेलेंट्स को मोल्स में और मोल्स को इक्विवेलेंट में कन्वर्ट कर सकता हूं थ्रू एन फैक्टर। मैं जब चाहूं इक्विवेलेंट्स को मोल्स में और मोल्स को इक्विवेलेंट में कन्वर्ट कर सकता हूं, बस मुझे एन फैक्टर पता होना चाहिए। और कैलकुलेशन बड़ा इजी, अपन को याद रहेगा कैसे, भाई ये इक्विवेलेंट है, ये मोल्स है और ये एन फैक्टर है, हो गया। जब इक्विवेलेंट की बात करोगे तो नॉर्मलिटी की बात करते हो, जब मोल्स की बात करते हो तो मोलैरिटी की बात करते हो। तो ये भी लिख सकते हैं अपन, और अपन लिख सकते हैं एंड नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय एन फैक्टर, मल्टीप्लाई बाय एन फैक्टर। अपन ऐसे लिख सकते हैं भाई, ये हो गया अपने पास। तो अपन को मोल्स को इक्विवेलेंट में, इक्विवेलेंट को मोल्स में कन्वर्ट करना आता है, ये पहले भी पढ़ा अपन मोल कॉन्सेप्ट में, और काफी डिटेल में पढ़ा और काफी कैलकुलेशन भी किया, काफी क्वेश्चंस भी सॉल्व किए। अभी एन फैक्टर कैलकुलेशन का थोड़ा सा अपन प्रोसेस में कैसे अपन एन फैक्टर कैलकुलेशन करते हैं वो अपन चेक कर लेते हैं। मान लो मेरे पास ऐसे लिखा है एन फैक्टर कैलकुलेशन, वी आर गोइंग टू टेक एग्जांपल। एन फैक्टर कैलकुलेशन के लिए अपन ने एक फॉर्मूला लिखा था फॉर अ रेडॉक्स प्रोसेस। सॉल्ट, एसिड, बेस वो सब अपन को पता है, हमें रेडॉक्स प्रोसेस के लिए एक फॉर्मूला लिखा था अपन ने, दैट एन फैक्टर इज इक्वल टू होता है डिफरेंस इन ऑक्सीडेशन स्टेट पर एटम, इन ऑक्सीडेशन स्टेट पर एटम, पर एटम, डिफरेंस इन ऑक्सीडेशन स्टेट पर एटम मल्टीप्लाई पर सेंट्रल एटम है, multiply by the number of central atom present in the molecule, number of central atom present in the molecule, in molecule, जिसके लिए अपन एन फैक्टर कैलकुलेट कर रहे हैं, तो ये होता है भाई एन फैक्टर। तो ठीक है, अपन इसको ऐसे कर देते हैं भाई, एन फैक्टर एग्जांपल लेते हैं, C2O4 2 नेगेटिव कन्वर्ट्स टू CO2। सारा पार्ट अपन ने सीखा हुआ है, मैं तो बस आपसे थोड़ा सा क्वेश्चंस चेक करना चाहता हूं, इससे अपन को एक और पार्ट मुझे याद आ जाएगा कि भाई मेरे लिए और फायदा हो जाएगा, क्योंकि लेटिमर डायग्राम में मुझे एन फैक्टर कैलकुलेट करवाने थे तुमसे,
तो अगर थोड़ा बहुत बता दूंगा तो एन फैक्टर कैलकुलेशन आप गलती नहीं करोगे बिल्कुल भी, तो मेरा भी काम हो जाएगा। वैसे तो कुछ और पार्ट में बताऊंगा एन फैक्टर में कैसे आपको करना है, क्या करना है। आप वैसे अपन ने एन फैक्टर कैलकुलेट कर रखा है। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है। यहां से यहां डिफरेंस कितना है? 4 - 3 और मल्टीप्लाई बाय 2, ये वाला 2, इससे मल्टीप्लाई कर दिया, एन फैक्टर आ गया। ऐसे ही तो कैलकुलेट किया तुमने एन फैक्टर, तो एन फैक्टर इसका 2 आ गया। मेरे पास ऐसे गिवन है, सपोज करते हैं Fe3 और 4 Fe2 में कर Fe2 और 3 में कन्वर्ट हुआ, ये 8/3 है, ये 3 है ऑक्सीडेशन स्टेट, तो N विल बी इक्वल टू डिफरेंस इन ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया। कोई 3 बड़ा होगा, इससे जो बड़ा है उससे माइनस कर दो, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन दैट। आपने कहा ना मल्टीप्लाई बाय, पहले तो डिफरेंस ले लिया ऑक्सीडेशन स्टेट का, उसके बाद मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ सेंट्रल एटम प्रेजेंट इन दिस, तो कितने हैं? 3 है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर लो आप, कम्स आउट टू बी 1। ठीक, अब अगर अपन को ऐसे गिवन है, मान लो आपने कहा कि भाई मैं तो ऐसे एन फैक्टर गिवन है मुझे, दैट इज COO से CO बनाऊंगा, तो ठीक है, +2, ये +1, डिफरेंस कितना आया? N विल बी इक्वल टू 2 - 1, द डिफरेंस मल्टीप्लाई बाय 2, एन फैक्टर। अब मुझे क्वेश्चन में गिवन है ऐसे, CH4 है प्लस O2 गिव्स यू CO2 प्लस ट्वाइस ऑफ H2O। अपन ने कहा इसका एन फैक्टर कैलकुलेट करो आप कितना है, तो अपन कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। अपन रिएक्शन को बैलेंस भी कर सकते हैं भाई, ये 2 है, ये 2 है, ये बैलेंस रिएक्शन है, तो इसका एन फैक्टर कितना है? इज इट अ रिडॉक्स रिएक्शन? तो अपन कहेंगे भाई ऑक्सीडेशन तो मुझे दिख रहा है, ये ऑक्सीडेशन होना चाहिए, तो कार्बन में चेंज कितना आया वो देखना है, राइट। तो अब इसका एन फैक्टर मान लो, अज्यूम कर लेते हैं कि भाई मैं नहीं कैलकुलेट कर पा रहा, ये मान लो मुझे ऐसे गिवन है। एक क्वेश्चन में 5th वाला भी ले लेता हूं। मैंने आपसे कहा कि मेरे पास PHNO2 है और ये कन्वर्ट हो रहा है PHNH2 में, और ये कन्वर्जन मुझे नहीं आ रहा। इसको भी कर सकते थे इस मेथड से जो मैं यहां बताने वाला, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कभी कोई रिस्क नहीं लेना अपन को। अपन क्या करेंगे, इसको हाफ रिएक्शन जैसे बैलेंस कर दूंगा मैं, वो याद है ना अपन को, एसिडिक मीडियम और बेसिक मीडियम, वही तो कर रहा हूं मैं। कोई एन फैक्टर को एक मेथड थोड़ी होता है कैलकुलेशन का, मैंने तो उसी से इसको बना दिया। CH4 है, CO2 में कन्वर्ट किया, कार्बन बैलेंस है, ऑक्सीजन बैलेंस कर लो, इधर 2 है तो इधर ट्वाइस ऑफ H2 ऐड कर दो, ऑक्सीजन बैलेंस। हाइड्रोजन बैलेंस कर लो, इधर 4+4, इधर एक भी नहीं है, तो 8 हाइड्रोजन ऐड कर दो, हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। अभी इलेक्ट्रॉन बैलेंस कर लो, जो ये इलेक्ट्रॉन बैलेंसिंग के लिए आप जो इलेक्ट्रॉन ऐड करते हो ना, दैट इज नथिंग बट द एन फैक्टर ऑफ दैट, इसका एन फैक्टर 8। जो इलेक्ट्रॉन बैलेंसिंग के लिए आप इलेक्ट्रॉन ऐड करते हो ना LHS या RHS साइड में, दैट इज नथिंग बट द एन फैक्टर। गॉट इट ना? अब अपन कहेंगे इधर कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट -4 था, इधर कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट +4 था, डिफरेंस क्या है इन दोनों में? 8। हाँ, तो वही तो लिखा मैंने, ऐसे लिखो या वैसे लिखो, मेरे लिए तो बराबर है।
अब इसकी बात करते हैं। अपन कहेंगे भाई इसका एन फैक्टर बताओ कितना, बता देंगे। उसमें क्या है, जैसे आपने इसको बैलेंस किया हाफ रिएक्शन से, मैं उसको बैलेंस कर देता हूं हाफ रिएक्शन से। कैसे बैलेंस करेंगे, तो अपन कहेंगे देखो भाई मैं बेंजीन बना लेता हूं, पीएच मतलब बेंजीन है, ये लो बना लिया, इधर भी पीएच बना लेता हूं बेंजीन, ये बेंजीन है। अपन क्या कहेंगे, नाइट्रोजन बैलेंस कार्बन बैलेंस, ऑक्सीजन बैलेंस करना है, इधर 2 ऑक्सीजन उधर एक भी नहीं है, इधर ये 5 हाइड्रोजन है, उनको जो बेंजीन में हाइड्रोजन है ना वो दोनों तरफ बैलेंस है, उन्हें बैलेंस करने की जरूरत नहीं। इधर 2 ऑक्सीजन है उधर ऑक्सीजन नहीं है, तो अपन ट्वाइस ऑफ H2 ऐड कर देता, ऑक्सीजन बैलेंस। हाइड्रोजन भाई ये बेंजीन वाले तो बैलेंस होंगे ही होंगे, बाकी चेक कर लेते हैं। इधर एक भी हाइड्रोजन नहीं है और इधर 2 + 4 6 हाइड्रोजन है, तो बेंजीन वाले तो बैलेंस है दोनों तरफ, जो एक्स्ट्रा है उनको देखते हैं। इधर एक भी नहीं था NO2 में, NH2 के 2 और वाटर के 4, 6 ऐड करना। अब चार्ज बैलेंस कर लो, तो 6 इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे। लो भाई इसका एन फैक्टर 6 है नाइट्रोबेंजीन का, नाइट्रोबेंजीन का एन फैक्टर कितना है 6 है। लो भाई हो गया, ये नाइट्रोबेंजीन का एन फैक्टर है। ठीक है, ये रिडॉक्स प्रोसेस के एन फैक्टर्स हो, कैसे कैलकुलेट करना होता है तो वी हैव डिस्कस्ड। अब अगर नहीं आएगा तो ये हाफ रिएक्शन मेथड तो सभी को पता है, ऐसा कोई भी नहीं होगा जिसको नहीं पता कि कैसे बैलेंस करते हैं एसिडिक मीडियम में। आप मीडियम कोई भी यूज करो, एसिडिक यूज करो, बेसिक यूज करो, मतलब डायरेक्टली कैलकुलेट करो, डजंट मैटर, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से बैलेंसिंग करो, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज होते हैं हाफ रिएक्शन में, दैट इज द एन फैक्टर। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए तो कभी भी एन फैक्टर डायरेक्टली नहीं बताना कि -4 है +4 है, चलो भाई कर देते हैं, आप तो कैलकुलेट कर लो हाफ रिएक्शन मेथड से, इट विल बी बेटर, अपन से गलती नहीं। ठीक है, तो ये पार्ट अपन हमेशा चूज करके रखेंगे, वो गलती नहीं होगी कभी अपन। अब एन फैक्टर कैलकुलेशन हमने बहुत सीखा है, ऑलमोस्ट एक क्लास लगाया होगा ऑफ एक मिनट रुकना है, स्टॉप करना। फिर अपन देखते हैं, तो मैं बात कर रहा था कि अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो अपन क्या करेंगे, हमेशा हाफ रिएक्शन से बैलेंस कर दो, अब बिल्कुल भी रिस्क मत। ठीक है, चलो देखते हैं। अब अपन फैराडेज लॉस की बात, ठीक है, तो फैराडेज लॉस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस की बात करेंगे अपन। एन फैक्टर कैलकुलेशन से मुझे मोल्स और इक्विवेलेंट्स में इंटर कन्वर्जन आ गया, और मोल्स कैलकुलेट करना अपन सभी को पता है। एन फैक्टर के और जो कैलकुलेशंस हैं वो हमने काफी सारे सीखे, जरूरत पड़ेगा तो अपन शेयर भी कर लेंगे। फैराडेज लॉस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस में लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं। वैसे तो जो अपन ने पहले सीखा है ना कि ऑल इलेक्ट्रोड्स फॉलोज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वो जगह होगा। ठीक है, उसमें अपन को कोई डाउट नहीं होगा, वो हमेशा वैलिड होगा आपके पास। पहले अपन एक काम करते हैं कि किसी को कंफ्यूजन हो रहा है, मुझे कंफ्यूज हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन डिपॉजिट एंड गेन कैसे होता है। भाई इलेक्ट्रॉन डिपॉजिट थोड़ी होता है, कैटायन एनायन का रिएक्शन होता है। इलेक्ट्रॉन डिपॉजिट किसने कहा कि इलेक्ट्रॉन डिपॉजिट होता है? एक बात बता, तेरे पास ये बैटरी है, इधर से इलेक्ट्रॉन देगा तो ये नेगेटिव एंड है, तो कैथोड एंड है, ये एनोड एंड है, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए,
और ये अपन को इलेक्ट्रॉन दे रहा है। मेरे पास कैटाइन्स और एनाइन्स है, बताओ कैटाइन को कौन अट्रैक्ट करेगा, एनोड या कैथोड? तो कैसे बताएंगे अपन? अपन कहेंगे कैथोड, इसके पास इलेक्ट्रॉन है मतलब नेगेटिवली चार्ज, तो किसको अट्रैक्ट करेगा अपने पास? कैटाइन को। बताएंगे कैटाइन इस पे डिपॉजिट हो जाएगा, कैटाइन डिपॉजिट होगा, इलेक्ट्रॉन थोड़ी डिपॉजिट होगा। जब इस पे कैटाइन डिपॉजिट होगा तो कैसे रिएक्शन हो जाएगा भाई? सोडियम था, इसने इलेक्ट्रॉन ले लिया और सोडियम मेटल उस पे डिपॉजिट हो गया, सॉलिड जैसे उस पे जाके चिपक गया इलेक्ट्रॉन पे। अब ये बैटरी में इलेक्ट्रॉन कम हो गए 1 मोल, तो ये क्या करेगा? बैटरी पुल करेगा इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन मिल जाए कहीं से बस, तो ये इलेक्ट्रॉन पुल करने लगेगा एनोड। तो ये जो वायर है इसको बस इलेक्ट्रॉन चाहिए कहीं से मिल जाए, तो ये क्या करेगा? इससे इलेक्ट्रॉन छीन लेगा। तो इससे इलेक्ट्रॉन लेगा तो इस पे क्या होगा? एनोड पे रिएक्शन। तो एनोड पे रिएक्शन, Cl नेगेटिव था, इसका इलेक्ट्रॉन चला गया, तो अब इलेक्ट्रॉन चला गया तो ऑब्वियस सी बात है बचा क्या? अब अपन कहेंगे एक Cl तो अनस्टेबल होता है, तो Cl2 के फॉर्म में लिख दो, तो लो भाई लिख दिया। 1 मोल इलेक्ट्रॉन बाहर गया, 1 मोल इलेक्ट्रॉन अंदर भी आ गया। कैसे आए? तो जब इलेक्ट्रॉन बाहर गया तो इस इलेक्ट्रोड पे इलेक्ट्रॉन था, तो इसने सोडियम को अट्रैक्ट करके प्रोसेस वो कर लिया, कैथोड प्रोसेस होता है। अब इसमें पोटेंशियल क्या हो गया? पोटेंशियल डिफरेंस, ऑब्वियस सी बात है, इसमें इलेक्ट्रॉन तो कम हो गया, तो इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा, तो कौन इलेक्ट्रॉन दे सकता है? तो इसने क्या किया कि जो भी इलेक्ट्रॉन दे सकता है, अब ये तो खुद ही कैटाइन था, इलेक्ट्रॉन थोड़ी देगा, इसी से लेगा, तो इससे इलेक्ट्रॉन उसने छीन लिया। तो इलेक्ट्रोड ने इसको क्या किया? इस इलेक्ट्रोड पे ये रिएक्शन हुआ, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोड ने वापस सेल को दे दिया और Cl2 गैस लिबरेट हो गया, ये रिएक्शन। इस सेल रिएक्शन को पढ़ेंगे, राइट ना? तो इलेक्ट्रॉन डिपॉजिट नहीं होता, हाउ कैन इलेक्ट्रॉन बी डिपॉजिटेड? तो लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस की बात करते हैं। फर्स्ट लॉ, ठीक है ना? सो फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे, व्हाट ही स्टेट्स दैट इज द वेट डिपॉजिटेड ऑन एनी इलेक्ट्रोड, है ना भाई? आप जैसे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है, तो वो कह रहा है कि किसी भी इलेक्ट्रोड पे जो वेट डिपॉजिट होता है, मतलब कितना मोल सोडियम या कितना मोल मैग्नीशियम, या कोई भी वेट जो डिपॉजिट होगा या गैस लिबरेट होगा, सो जो वेट डिपॉजिट होता है किसी भी इलेक्ट्रोड पे, दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज पास्ट। कितना मोल चार्ज दिया उतना मोल डिपॉजिट हो जाएगा। द वेट डिपॉजिट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड ऑन एनी इलेक्ट्रोड, तो गैसेस भी होगा तो गैसेस तो रिलीज हो जाएगा उस केस में, ऑन एनी इलेक्ट्रोड will be directly proportional to the charge passed of the electron, the charge passed of the on electron, ये होगा। तो W will be directly proportional to Q. Well, Q is the charge passed, W is the weight deposited. तो W is weight deposited and Q is the charge passed. ठीक है ना? Q will be the charge passed. तो अपन कहेंगे भाई इसमें कांस्टेंट चाहिए मुझे, तो अपन इसको लिखते हैं W will be equal to Z into Q, where Z is called electrochemical equivalent. तो Z जो होगा that will be called as electrochemical equivalent, where Z is electrochemical equivalent, chemical equivalent, electrochemical equivalent. तो Z जो होता है that signifies the amount of substance deposited by exchange of 1 mole of electron. Therefore, Z signifies
the amount of substance deposited by exchange of 1 mole of electron, deposited by 1 mole of electron, है ना, deposited by 1 mole of electrons. So ठीक है भाई, we got that. अब ना अपन कहेंगे deposited by 1 mole of charge of 1 mole of electron, है ना, that is electron charge. ये अपन को पता रहेगा. अब जो ये अमाउंट होगा ना, दिस अमाउंट इज नथिंग बट द इक्विवेलेंट वेट. सो मैं लिख सकता हूं therefore z will be equal to equivalent weight divided by charge of 1 mole of electron. मतलब आप ये देखो कि अगर मैं ऐसे लिखता हूं, जैसे अपन एग्जांपल लेते हैं, मेरे पास सोडियम आयन है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन लेगा तो 23 ग्राम डिपॉजिट होगा. अगर मेरे पास मैग्नीशियम आयन होता तो फिर 1 मोल इलेक्ट्रॉन से ये मैग्नीशियम +1 होता ना, 2 मोल इलेक्ट्रॉन से 24 ग्राम होता. देयरफॉर 1 मोल इलेक्ट्रॉन से 1 मोल ऑफ चार्ज से इट विल बी 12 ग्राम. बिल्कुल वैसे ही अगर मेरे पास एल्यूमिनियम होता तो मैं कहता 3 मोल इलेक्ट्रॉन 27 ग्राम. देयरफॉर 2 मोल इलेक्ट्रॉन से तो अपन कहते हैं 18 ग्राम. 1 मोल चार्ज से 9 ग्राम. तो सीधे इक्विवेलेंट वेट लिख दो ना. एल्यूमिनियम का एन फैक्टर कितना होता है? 3. एल्यूमिनियम का एन फैक्टर कितना होता है? 3. तो सीधा लिखो ना आप यहां पर जो लिख रहे हो कि Z इज नथिंग बट द मास डिपॉजिटेड बाय एक्सचेंज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो एल्यूमिनियम के लिए क्या होगा? 3 मोल से 27 आता है तो 1 मोल से कितना आएगा? 9 ग्राम. दैट इज इट्स इक्विवेलेंट वेट. एल्यूमिनियम का वैलेंसी कितना है? 3. तो 27/3 लिखो ना. मैग्नीशियम का एन फैक्टर कितना लिया आपने? 2. व्हाई इट इज सो? बिकॉज़ मैग्नीशियम का वैलेंसी 2 है. तो वैलेंसी 2 होगा तो इट विल बी 24/2. इट विल बी 12 ग्राम्स. तो आप सीधा सीधा यही तो बोल रहे हो. द मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड बाय एक्सचेंज ऑफ 1 मोल ऑफ चार्ज, 1 मोल ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इट इज. तो अपन ने कहा अच्छा वेट डिपॉजिटेड बाय 1 मोल ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन. और 1 मोल चार्ज कितना होता है? 96500 कूलम्स. ये हम सबको पता है. ये तो इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री में बता देते हैं ना अपन को. और नहीं तो हमें क्या फर्क पड़ता है, हमें तो खुद पता है, कैलकुलेट कर सकते हैं अपन. व्हाट इज द चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन? 1.602 into 10 की पावर -19 कूलम्स होता है ना. 1.602 into 10 की पावर -19 कूलम. तो 1 मोल का चार्ज कितना होगा? मल्टीप्लाई कर दो. ये लो आ गया. 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? 1 मोल का चार्ज कितना होगा? मल्टीप्लाई करके बता देंगे. That is charge of 1 mole of electron, and that is equal to 1 Faraday. ये 96500 कूलम is equal to 1 Faraday. 1 F के बराबर होगा 1 Faraday. That is. तो Z represents कि अगर weight deposited will be directly proportional to charge passed. तो Q को भी हमें क्या करना पड़ेगा कि भाई ये तो चार्ज पास्ड है, जितना चार्ज पास करोगे उतना ज्यादा वेट डिपॉजिट होगा. जैसे अभी अपन ने सोडियम वगैरह का देखा था, ये है. तो किसी भी सब्सटेंस का वेट डिपॉजिटेड विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज पास्ड. 1 मोल चार्ज पास करने से इतना वेट डिपॉजिट होता है. तो बताओ इतने मोल चार्ज पास करने से कितना डिपॉजिट? मल्टीप्लाई कर लो. 1 मोल
चार्ज पास करने से कितना वेट डिपॉजिट होता है, तो इतना चार्ज पास करने से कितना वेट डिपॉजिट होगा। इतने सारा क्रूज वगैरह, चलो ठीक है। तो व्हाट वी कैन राइट ना 96500 राइट ना, दैट इज द चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अपन ने यही तो लिखा भाई, द चार्ज दैट इज द मास, दिस इज द मास डिपॉजिटेड बाय द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड बाय 1 मोल ऑफ चार्ज। तो अगर इतना चार्ज पास किया तो कितना डिपॉजिट होगा, ठीक है। तो फिर मैं इसको ऐसे लिख लेता हूं, देयरफॉर W विल बी इक्वल टू Z लिखेंगे तो अपन ऐसे लिख लेंगे। मुझे लग रहा है ये जानबूझ के परेशान कर रहे हैं मुझे। चलो ठीक है, सो विल राइट दैट अब इसमें ना एक और बात, Q will be equal to I, that is an ampere current है, that is I multiplied by time। अपन क्या करेंगे, करंट को एम्पियर्स में लेंगे और टाइम को सेकंड्स में लेंगे। तो Q will be in coulombs, that will be in coulombs। तो ठीक है ना, इक्विवेलेंट वेट ग्राम में होगा, वेट ग्राम में होगा, Q कूलम्स में होगा, दिस इज 96500 इन कूलम्स, ठीक है। तो अपन क्या कर सकते हैं, इसमें लिख सकते हैं भाई Q will be, that W will be equal to, that is equivalent weight। तो मैं इसको ऐसे लिख लेता हूं, W that will be weight in grams divided by equivalent weight, है ना, दिस इज weight in grams डिवाइड बाय इक्विवेलेंट वेट, क्या होता है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स, डिवाइड बाय Q बाय, दैट विल बी इक्वल टू Q बाय 96500। मतलब the charge passed divided by 96500 will be the equivalents, because weight upon equivalent weight is number of equivalents। So Q by 96500 is now also equal to number of equivalents, and that will be equal to, अपन ऐसे लिख देते हैं, number of equivalents। तो बड़ा अच्छा हो गया हमारे लिए, मतलब अगर आप Q दे दो मुझे, I और T दे दो, मैं बता दूंगा कितना इक्विवेलेंट चार्ज पास किया आपने, या कितना नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स सब्सटेंस डिपॉजिट होगा। अपन नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स कैलकुलेट करके बताते हैं। इसको इक्वेशन 1 लिखते हैं। तो अपन ऐसे लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 I can write that W will be equal to equivalent weight divided by 96500 multiplied by Q, that is I into T। ये कूलम्स में होगा, ये दोनों भी करंट एम्पियर्स में, T टाइम कूलम्स में होगा। तो अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, वेट इज द मास, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, द अमाउंट ऑफ व्हाटएवर सब्सटेंस वी आर गिवन वो डिपॉजिटेड। तो मैं वेट को ऐसे भी लिख सकता हूं, डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस मल्टीप्लाई बाय द वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट डिवाइड बाय 96500
मल्टीप्लाई बाय आई इंटू टी, ऐसे भी लिख सकता हूं। अब यहां रुक जाते हैं, इसको ऐसे लिख के, क्योंकि अब मैं आपको इसके आगे एप्लीकेशन पार्ट में बताऊंगा। बट एक बात मुझे पता चल गया कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो Q बाय 96500 कर लो। Q को कूलम्स में होना चाहिए क्योंकि ये कूलम्स में ले रखा है। अगर आप Q को आप फैराडे में लोगे, अगर Q को आप फैराडे में लोगे तो ऑब्वियस सी बात है, फिर मैं अगर Q को फैराडे में लोगे तो मैं इसको भी फैराडे में ले लूंगा, इसको भी बंद कर दूंगा। हाँ हेलो, पता है आपको कि 1 फैराडे इज इक्वल टू 96500 कूलम्स। ये अपना क्या है, फैराडेज लॉस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, द फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडेज लॉ। और अब इसके एप्लीकेशन वाले पार्ट वो अपन ऑब्वियस सी बात है, जैसे मैंने आपसे कहा कि एप्लीकेशन वाला पार्ट अपन चेक करेंगे किसमें, दैट विल बी इन, जो अपन डिस्कस करेंगे। अब इसका सेकंड लॉ चेक कर लेते हैं थोड़ा सा। बट वेट डिपॉजिटेड विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, ये तो आप शुरू से ही बताते हैं, इसमें कुछ नया नहीं था अपने लिए। पॉइंट नंबर 2 देखते हैं अपन, दैट इज सेकंड लॉ ऑफ फैराडे। सेकंड लॉ में अपन लिखेंगे इफ, वैसे तो सेकंड लॉ मतलब फर्स्ट लॉ ही है, जो भी है सेकंड लॉ में इतना ज्यादा कुछ पढ़ने के लिए नहीं होता है। वी कैन से दैट if same quantity of charge is passed through different cells, मतलब अपन different cells ले लेते हैं, those are connected in series, different cells connected in series, then mass deposited on each electrodes, deposited on each electrode is directly proportional to the equivalent weight of the ion. Each electrode is directly proportional to the equivalent weight of ion. वो आयंस के इक्विवेलेंट वेट पे डिपेंड करेगा। तो देख लेते हैं, वो तो पहले से ही बता रहे हैं। हमारे पास ऐसे जैसे रिमोट में हम 2 सेल ऐड करते हैं, तो 2 सेल की बात कर रहे हैं, एक इलेक्ट्रोड ये है, एक इलेक्ट्रोड ये है, इसको सीरीज में कनेक्ट करना है तो इलेक्ट्रोड ऐसे कनेक्ट कर लेंगे भाई, यहां पर सेल लगा लेते हैं, ये सेल है और ऐसे चार्ज पास कर देते हैं। मान लेते हैं अपन कि इसमें 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज पास तो जितने इक्विवेलेंट यहां पर एक्सचेंज होंगे उतने इक्विवेलेंट यहां पर भी एक्सचेंज होंगे, वो तो अपन को पहले से पता है। अगर ये यहां पर अपन ने जैसे बना रखा है ये वाला पार्ट, ये कैथोड है, ये एनोड है, तो ऑब्वियस सी बात है ये कैथोड होगा, ये एनोड होगा, और ये कैथोड होगा, ये एनोड होगा। तो अपन क्या करेंगे, मान लो यहां पर NaCl है, पॉजिटिव है, Cl नेगेटिव है, और यहां पर अपने पास सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड है। तो अपन को पता है जब आप 1 मोल ऑफ चार्ज पास करें तो यहां पर वाटर का रिएक्शन होगा, एक्वस सॉल्यूशन है दोनों, तो यहां पर हाइड्रोजन लिबरेट होगा, और जितने इक्विवेलेंट हाइड्रोजन लिबरेट होगा उतने इक्विवेलेंट Cl2 भी लिबरेट होगा। क्यों? क्योंकि एक्वस NaCl में सोडियम से H2O का इलेक्ट्रॉन लेने का टेंडेंसी ज्यादा होता है, वो SRP वैल्यू से पता है। तो यहां पर H2 लिबरेट होगा, यहां Cl2 लिबरेट होगा, दोनों के इक्विवेलेंट्स बराबर होंगे, मतलब जितने इक्विवेलेंट H2 के होंगे उतने इक्विवेलेंट Cl2 के भी होंगे,
तो इक्विवेलेंट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, दैट इज वेट डिपॉजिटेड विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इक्विवेलेंट मास। इसमें भी वेट डिपॉजिटेड विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इक्विवेलेंट वेट, ये तो अपन को पहले से पता है। इसमें सिल्वर जितना डिपॉजिट होगा सो अपन कहेंगे इसमें भी W3 विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, जितना मोल यहां पर भी 1 मोल चार्ज होगा, तो ये W3 इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E3, और यहां पर जो Br का रिएक्शन होगा उसमें भी यहां पर सिल्वर डिपॉजिट हुआ, Br2 यहां लिबरेट हुआ, तो यहां पर लिखेंगे अपन W4 विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E4। वेट डिपॉजिट नहीं होगा लेकिन इक्विवेलेंट्स तो बराबर होंगे ना। W1 upon E1 is the number of equivalent of H2 liberated. That will be equal to W2 upon E2 is equal to number of equivalent of Cl2 liberated is equal to W3 upon E3. That is the number of equivalents of silver deposited, and that will be equal to W4 upon E4. That is equal to number of equivalents of Br2 liberated at that electrode. ये हमेशा एप्लीकेबल होगा। तो ये तो बिल्कुल पहले से पता है कि दोनों पे भाई जितना इलेक्ट्रॉन मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन अंदर आएगा सेल में उतना वापस भी तो जाएगा, वो तो हमने पहले से लिखा हुआ है, इट विल फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो अपन पहले से बात कर रहे हैं कि वो अपन को फॉलो करना। तो इसमें कुछ नहीं और इंपॉर्टेंट फॉर अस। अब अपन वापस चलते हैं, जो एप्लीकेशन पढ़ रहे थे वो एप्लीकेशन, व्हाट आर दोस एप्लीकेशंस, एप्लीकेशंस में क्या करना है, तो मैं इस पार्ट पर हटा रहा हूं, और ये सारा पार्ट भी एप्लीकेशंस में आएगा। अब जैसे एक्वस NaCl अपन ने यहां पर लिखा, ये एक्वस NaCl ही बताना है। चलो देखते हैं। तो मैं एक एक पॉइंट करके डिस्कस करता हूं। एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, तो थोड़ा फॉर्मूला वगैरह भी अपन को पता होगा कैसे यूज करना। चलो देखते हैं। सेकेंड एप्लीकेशन में मैं लिखने वाला हूं इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस NaCl, ऑफ एक्वस NaCl। ठीक है, अब इसमें एग्जांपल ले लेते हैं। भाई मेरे पास ये एक्वस NaCl, ये इलेक्ट्रोड्स लगा लिए अपन ने, यहां पर अपन ने सेल लगा लिया, ये कैथोड हो गया, ये एनोड हो गया। मेरे पास H2 होगा, Na पॉजिटिव होगा और Cl माइनस होगा सेल में। अकॉर्डिंग टू SRP वैल्यूज जब अपन यहां से चार्ज पास करेंगे Q, तो वाटर का रिएक्शन होगा, मतलब मेरे पास गिवन होगा व्हाट इज द कैथोड रिएक्शन। तो अपन क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन जाने से कैथोड रिएक्शन क्या होगा वो देखते हैं। इस इलेक्ट्रोड पे दिस इज नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड, बिकॉज उस पे नेगेटिव चार्ज है, वो अट्रैक्ट करेगा किसको, अब एनाइन को तो अट्रैक्ट कर नहीं सकता, वो तो रिपेल करेगा, या तो कैटाइन को या फिर वाटर को। तो अपन कहेंगे किसकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लेने की ज्यादा है, सोडियम आयन की या वाटर की, तो अपन कहेंगे SRP वैल्यू याद करते हैं। अकॉर्डिंग टू SRP वैल्यू वाटर की इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी ज्यादा है, तो वो इलेक्ट्रॉन लेगा, वो कैथोड रिएक्शन शो करेगा। इलेक्ट्रॉन लेगा वाटर और कन्वर्ट होगा OH माइनस आयन में और H2 में लिबरेट करेगा, ये रिएक्शन है। ये रिएक्शन होगा अपने पास। तो एनोड रिएक्शन क्या होगा, तो अब अपन कहेंगे इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी, भाई सोडियम तो लूज कर नहीं सकता, या तो वाटर लूज करेगा या फिर Cl माइनस आयन, तो फिर चेक करेंगे किसकी इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी। तो वाटर और Cl दोनों ही काफी क्लोज होते हैं वैल्यूज, वाटर और Cl का वैल्यूज काफी क्लोज होता है इलेक्ट्रॉन लूज करने का टेंडेंसी, लेकिन Cl नेगेटिव एनाइन भी है, वैल्यूज क्लोज होने से फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन Cl नेगेटिव आयन भी है, तो एनाइन का इलेक्ट्रॉन देने का टेंडेंसी अगर बहुत पास पास है वैल्यूज तो अपन नेगेटिव एनाइन को ज्यादा प्रेफरेंस दे देता है, मतलब अगर 0.1 का ही डिफरेंस है तो फिर अपन उसको एनाइन को ही देंगे प्रेफरेंस।
वैसे भी यहां तो अपन को पता है Cl के लिए ही अपन ने लिखा हुआ है, तो इसी का रिएक्शन होगा, तो ये रिएक्शन होगा। अब अपन क्या करेंगे भाई, पहले तो अपन ने कहा कि भाई Cl नेगेटिव जो है वो गेट कन्वर्ट इनटू एक इलेक्ट्रॉन लूज किया इसने, तो इस पे इलेक्ट्रॉन गया। उस पे इलेक्ट्रॉन क्यों गया? क्योंकि यहां पर ये इलेक्ट्रॉन दे रहा था तो ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन था, तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो इसके पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है, इसलिए इसको पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन बनाता है, इसलिए ये वाला इलेक्ट्रॉन पॉजिटिवली चार्ज होता है। अगर ये इलेक्ट्रॉन पॉजिटिवली चार्ज होगा तो ये एनाइन को, मॉलिक्यूल को या आयन को अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, सो दैट कि इलेक्ट्रॉन लेके सेल को दे दे। ठीक है भाई, इसने इलेक्ट्रॉन दिया और हाफ Cl2 लिबरेट हो गया। ये सेल रिएक्शन। मुझे सेल रिएक्शन में बताया गया कि भाई H2O जो है वो Cl- से रिएक्ट करके हाफ Cl2 बनाएगा और हाफ H2। अब क्वेश्चंस की बात होती है। मुझसे कहा गया इफ 1 mole charge of electron is passed, of electron मतलब 1 Faraday is passed, ठीक है ना। मान लेते हैं 1 मोल ऑफ चार्ज मैंने दिया, देन अगर 1 मोल चार्ज दिया तो फिर यही होगा ना रिएक्शन जो लिखा हुआ, देन वी कैन से 11.2 liter of H2 is liberated. 11.2 liter of Cl2 is liberated, half mole। ये कैथोड पे, ये एनोड पे, एट एनोड। एंड 40 ग्राम और 1 मोल of NaOH is formed। ये बनेगा वन। वो कैसे भाई, जितना ये 1 मोल इलेक्ट्रॉन से हाफ मोल H2 लिबरेट किया और 1 मोल OH बना दिया सॉल्यूशन में, तो 1 मोल OH बन गया तो क्या बन गया अपने पास, 1 मोल NaOH बन गया। क्योंकि जितना NaCl होगा, जितना 1 मोल इलेक्ट्रॉन इधर आया तो 1 मोल वाटर का रिएक्शन हुआ, तो 1 मोल OH जनरेट हुआ, तो 1 मोल NaOH बन गया, क्योंकि NaOH का तो कोई रिएक्शन हो ही नहीं ना सॉल्यूशन में, और 1 मोल Cl माइनस N रिएक्ट किया तो हाफ मोल Cl2 लिबरेट कर। मतलब 1 मोल चार्ज से 11.2 liters Cl2, 11.2 liters H2 and 1 mole, that is 40 gram of NaOH is formed in the cell. This is the complete part of the cell जो प्रोसेस हो रहा है। अब अपन से कहा गया अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, आपने ऐसे दे दिया मुझे, बताओ मैं एक बी पार्ट की बात करते हैं इसमें। मेरे पास बी पार्ट है, बी पार्ट में आपने मुझसे कहा कि इफ राइट ना, मुझे यहां पर गिवन है बी पार्ट में, इफ I इज इक्वल टू 2 एम्पियर, मैंने जो चार्ज पास किया ना वो 2 एम्पियर का चार्ज है, then calculate the time for which this charge is passed, this charge is passed to liberate 5.6 liter, or I can write that 4 liter of H2 at ST। क्या करें, क्या करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अभी बता देता हूं क्या करना है। सेल तो अपन को पता है, इसको हटा देता हूं सेल। और भी क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हो, आपकी मर्जी, आप जैसे चाहो क्वेश्चन को फ्रेम करो और पूछो। अपन क्या करेंगे, अपन लिखेंगे देखो भाई कितना चाहिए आपको लीटर्स H2, 4 लीटर, ठीक है।
हमको पता है कि देखो भाई किसी भी इलेक्ट्रोड पे जो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट होते हैं वो यही होता है, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू Q बाय 96500 और Q का मतलब होता है I इंटू टी डिवाइडेड बाय 96500। यही तो होता है। अपन क्या करेंगे, आपको 4 लीटर H2 चाहिए ना, ठीक है, मतलब इतना मोल्स H2, अपन लिखेंगे मोल्स ऑफ H2 4 बाय 22.4। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ H2 तो अपन कहेंगे 4 बाय 22.4। भाई मोल्स को इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करना है, कैसे करूं, मोलारिटी इंटू एन फैक्टर इज इक्वल टू होता है एन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दूं, हो गया। H2 का एन फैक्टर कितना होता है 2, इट इज अ एलिमेंट बैलेंसिंग, ठीक है। तो इक्विवेलेंट ऑफ H2 ये एन फैक्टर इज 2, तो मेरे पास आ गया 4 अपॉन 22.4 इंटू 2 इज इक्विवेलेंट ऑफ H2, मतलब मेरे पास नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ H2 आ गए। किससे इक्वेट कर दूं, इससे इक्वेट कर, ये कूलम्स में ना, ये एम्पियर में लेना है, 2 एम्पियर आपने दिया था, सेकंड्स बता देता हूं, जो मर्जी चाहो कैलकुलेट कर लो। गैसेस को कैसे यूज करना है अपन को समझ में आ गया। हमने क्या किया, मोल्स में कन्वर्ट किया, एन फैक्टर मुझे पता है तो इक्विवेलेंट में कन्वर्ट कर लेते हैं। इक्विवेलेंट्स वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू Q बाय 96500, Q इज I इंटू टी, I मुझे गिवन था, मैंने टी से कैलकुलेट करके बता दिया। तभी तो अपन ने एक इक्वेशन लिखा था फैराडेज में, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू Q बाय 96500 इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स। ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो I मुझे 2 गिवन है, कैंसिल करके मैं कैलकुलेट करके बता देता हूं। देयरफॉर T विल बी इक्वल टू, बस ये T जो आएगा ये सेकंड्स में आएगा, सो T विल बी इक्वल टू, विल राइट दैट इज 4 into 2 डिवाइड बाय 96500 डिवाइड बाय 22.4 मल्टीप्लाई बाय 96500 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू T। ये आपका आंसर आ गया सेकंड्स में। अब आपकी मर्जी, आप उसे आवर्स में पूछो, आप उसे मिनट्स में पूछो, जैसे चाहो पूछ लो, बट सारे क्वेश्चंस मेरे ऐसे ही होंगे। किसी को डाउट है तो बोलो। ये अपना सेकंड टाइप का क्वेश्चन जो इसमें पूछ सकते थे अपन से वो है। अब मेरे पास कहा गया सेकंड एप्लीकेशन की बात कर सकते हैं। सेकंड एप्लीकेशन, उसमें अपन से कहा गया सेकंड एप्लीकेशन में कि भाई इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वेरी डाइल्यूट NaCl ले लेता हूं, NaCl ले लेता हूं इलेक्ट्रोलाइसिस। अब वेरी डाइल्यूट NaCl जब आपने कहा था कि भाई अपन वेरी डाइल्यूट NaCl अगर लेंगे तो वेरी डाइल्यूट में क्या अज्यूम कर लो आप, वाटर के इलेक्ट्रोलाइसिस अज्यूम कर लो आप। तो यहां पर भी और यहां पर भी वाटर मॉलिक्यूल है, Na पॉजिटिव है, Cl नेगेटिव है। इट इज लाइक दैट कि इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर है, थोड़ा सा सॉल्ट डाल दिया वैसे हो जाएगा। वाटर तो पुअर कंडक्टर होता है, तो थोड़ा सा सॉल्ट डाल के अपन ने रिएक्शन को बना लिया, ये अपन ने कर लिया रिएक्शन। तो अपन क्या करेंगे, तो यहां भी वाटर का रिएक्शन होगा, यहां भी वाटर का रिएक्शन होगा, लेकिन रिएक्शन अलग अलग है। तो अपन कहेंगे भाई कैथोड रिएक्शन पहले लिख लेते हैं। आप बोलते हो कि जो इलेक्ट्रॉन आएगा अंदर तो पहले कैथोड रिएक्शन लिख लेना, क्योंकि ये कैथोड है वो एनोड है। तो फिर कहेंगे कैथोड रिएक्शन में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन गेन होगा, तो वाटर को इलेक्ट्रॉन देते हैं, अभी आपने लिखा भी था ऐसे, इलेक्ट्रॉन देंगे तो OH बनेगा और हाफ H2 बनेगा, दिस इज द रिएक्शन, ये रिएक्शन हो जाएगा मेरा कैथोड। तो एनोड रिएक्शन क्या होगा, तो अपन कहेंगे एनोड रिएक्शन, वो भी लिख लेते हैं अपन। उसमें क्या होगा, H2O विल लूज इलेक्ट्रॉन्स। अगर ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा ऑब्वियसली बात है फिर बैलेंस भी कर लो भाई, चार्ज बैलेंस हो गया, प्लस O2 लिखता हूं,
इसको ट्वाइस कर लेता हूं, इसको भी ट्वाइस कर लेता हूं, ये भी ट्वाइस कर देता हूं, तो इसको भी ट्वाइस कर लेते हैं। ट्वाइस इसलिए किया ताकि इलेक्ट्रॉन बैलेंस हो जाए, जितने इलेक्ट्रॉन गेन हो उतने इलेक्ट्रॉन लॉस्ट भी हो। ओवरऑल रिएक्शन आप चेक करोगे तो ये तो OH माइनस साइन और H प्लस साइन है दोनों मिलके, क्योंकि एसिड और बेस एक साथ थोड़ी हो सकते हैं किसी सॉल्यूशन में, तो रिएक्शन करेंगे ही करेंगे, कैन नॉट स्टॉप देम। तो ये दो वाटर मॉलिक्यूल है तो कैंसिल हो जाएंगे, तो यहां पर मेरे पास क्या बचेगा, ये वन ही रहेगा। तो मेरे पास बचेगा H2O गेट कन्वर्टेड इनटू H2 प्लस हाफ O2, ये हो जाएगा भाई सेल रिएक्शन अपना। ये सेल रिएक्शन। अब ना मुझे ऐसा कोई कंसेप्ट बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अपन को पता है यहां पर H2 लिबरेट होगा और यहां पर O2 लिबरेट होगा। अब मुझे ये बिल्कुल बताने की जरूरत नहीं है आपको कि अगर मुझे यहां पर 2 लीटर H2 अगर लिबरेट करवाना है तो कितना चार्ज देना पड़ेगा, अपन को पता है कैसे लिबरेट करते हैं। I दे दो, T बता दूंगा, T दे दो, I बता दो। ठीक, तो ये एक तरीके से इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर ही हो गया सॉल्ट के प्रेजेंस में, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर इन प्रेजेंस ऑफ सॉल्ट। तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, मान लिया आपने कि ये इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। अब मुझे ना ऐसे एग्जांपल दे रखा है इसमें, मुझसे कहा गया कैलकुलेट द चार्ज दैट इज द करंट पास्ट, calculate the current passed for 2 minutes to liberate total volume of gases, to liberate total volume of gases 6 liter at ST, volume of gases 6 liter at ST, ये मुझे कहीं कोई लिख रहा है सर वो H2O नहीं होगा, 3H2O नहीं होगा, नो नो, ये न्यूट्रलाइज हो गया ना, 2 H प्लस साइन, 2 मोल H प्लस साइन, 2 मोल्स OH माइनस साइन, तो वो न्यूट्रलाइज होकर 2 मोल H2O बनाएंगे तो कैंसिल हो जाएगा ना। भाई आप ऐसे लिखोगे 3 मोल्स ऑफ दिस एंड 2 मोल्स H2O, यहां बन रहा है, तो 2 मोल्स कैंसिल हो गए ना, ये एक ही मोल बचा हुआ, इसलिए नहीं। वही मैंने कहा कभी भी अपन एसिड और बेस को एक साथ सॉल्यूशन में नहीं रख सकते। अब अपन क्या करेंगे, सबसे पहली बात इसमें आंसर के लिए कि इसको देख के, रिएक्शन को देख के मुझे यह पता चल गया कि जितना वॉल्यूम कैथोड पे लिबरेट होगा उसका आधा वॉल्यूम एनोड पे लिबरेट होगा। देख लो तुम O2 और H2, मतलब मुझे यह पता चल गया कि इन्हीं के मोल्स के रिस्पेक्ट में मैं डिवाइड कर दूंगा टोटल वॉल्यूम को। टोटल वॉल्यूम का मतलब क्या हुआ कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों का वॉल्यूम बता रहा है अपन को उधर, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों का वॉल्यूम बता रहा है अपन को वहां पर। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ गैसेस 6 लीटर, मतलब इसमें टोटल प्रोसेस में जो वॉल्यूम लिबरेट हुआ एनोड एज वेल एज कैथोड, अगर मान लो किसी एक इलेक्ट्रोड पे कोई मेटल डिपॉजिट होता तो अपन कहते हैं फिर एक ही इलेक्ट्रोड के वॉल्यूम लेने अपन को 6 लीटर। तो अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे भाई देखो वॉल्यूम ऑफ H2 लिबरेटेड इज, वॉल्यूम ऑफ H2 विल बी इक्वल टू, दैट इज वो 3:1 ना, तो अपन लिखेंगे भाई 2/3 मल्टीप्लाई बाय 6, दैट इज इक्वल टू 4 लीटर एंड O2 विल बी इक्वल टू 2 लीटर। किसी को डाउट, वॉल्यूम में तो अपन को कैलकुलेशन में कोई डाउट नहीं। अब 4 लीटर के लिए, देयरफॉर फॉर 4 लीटर
for 4 liter of H2 at STP, the current required will be current required, तो बन गएंगे, ठीक है, अभी तो लिखा आपने, ये लिखा था अपने पास 4 लीटर है, एन फैक्टर से मल्टीप्लाई करो, इक्विवेलेंट आ गया। अब इस बार आपने क्या दिया, टाइम इंटू 2 डिवाइडेड बाय 22.4 इज इक्वल टू आई इंटू टाइम, कितना 2 मिनट्स दिया था आपने, मुझे सेकंड्स में चाहिए, 96500, ये आई आ जाएगा अपने पास। तो अपन कैलकुलेट करके बता देंगे भाई आई कितना है अपने पास। 5.6 है, तो अपने पास जो आंसर आया वो है अपने पास दैट इज 9650 डिवाइडेड बाय 5.6 इंटू दैट इज 6, ये आ जाएगा 5.6 इंटू 6, ऐसे आ जाएगा अपने पास। तो फिर इसको ऑलमोस्ट कितना बता देंगे, आई विल बी इन एम्पियर्स, ये एम्पियर आ जाएगा। सो कितना एम्पियर्स करंट अपने पास आ जाएगा। अब कभी कभी ऐसे भी हो सकता है कि अपन से करंट एफिशिएंसी पूछ लें, व्हाट इज करंट एफिशिएंसी, जो अपन कैलकुलेशन से करंट कैलकुलेट करते हैं ना, दैट इज द ऑब्जर्व्ड करंट, हमने कितना करंट यूज किया टू लिबरेट टोटल वॉल्यूम ऑफ गैसेस, जबकि एक्चुअल में हमने पास, मतलब करंट एफिशिएंसी अपन तब कैलकुलेट करेंगे भाई हमने पास तो किया था 150 एम्पियर और यूज हो गया, यूज होता है कितना, हमने कहा कि भाई मैंने पास किया 150 एम्पियर प्रोसेस करने के लिए, लेकिन इसको प्रोसेस, इस प्रोसेस को करने के लिए सिर्फ 30 एम्पियर ही यूज हुआ। तो अपन बता देंगे करंट एफिशिएंसी क्या होगी। अब अपन क्या करेंगे, पहले एक बार और, मतलब जैसे कुछ स्टूडेंट बोल रहे हैं सर एक बार और बता दीजिए आप इसको, तो मैं एक बार और बता देता हूं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस पे H2 लिबरेट हुआ, यहां पर हाइड्रोजन लिबरेट हुआ 1 मोल, यहां पर O2 लिबरेट हुआ, यहां H2 लिबरेट हुआ 1 मोल और यहां O2 लिबरेट हुआ हाफ मोल। तो मोलर रेशियो क्या हो गया, तो अपन कहेंगे 1:2 का रेशियो हो गया, हाइड्रोजन का रेशियो 2 होगा और ऑक्सीजन का रेशियो 1 होगा। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ गैसेस कितना गिवन है अपन को, ऑफ गैसेस इज इक्वल टू कितना है 6 लीटर, लेकिन मोलर रेशियो क्या है रिएक्शन के हिसाब से, तो अपन कहेंगे भाई हाइड्रोजन के मोल्स डबल हैं इन केस एज कंपेयर टू ऑक्सीजन, तो वॉल्यूम भी हाइड्रोजन का डबल होना चाहिए एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। तो मोलर रेशियो of H2 and O2 is equal to 2:1. Therefore, volume of H2 और मोलर रेशियो के हिसाब से डिवाइड कर दो, मोलर H2 तो कितना 2/3 मल्टीप्लाई बाय 6, ये 4 लीटर आ गया। और वॉल्यूम ऑफ O2 तो अपन कहेंगे भाई वॉल्यूम ऑफ O2 1/3 इंटू 6 दैट इज इक्वल टू 2 लीटर आ गया अपने पास, आ गया ना। अब अपन ने क्या किया भाई, आपने मुझसे क्या पूछा क्वेश्चन में, करंट पास्ट, तो अब दोनों पे अलग अलग करंट थोड़ी कैलकुलेट करूंगा, आपने कहा कितना करंट दिया, हाँ तो ठीक है किसी एक इलेक्ट्रोड पे चेक कर लो ना कितना करंट दिया था, तो एक इलेक्ट्रोड पे मतलब किसी एक का कैलकुलेशन कर लो, या तो इस इलेक्ट्रोड का कैलकुलेशन करो या इस इलेक्ट्रोड का करो, क्योंकि जितने इक्विवेलेंट इस इलेक्ट्रोड पे एक्सचेंज होंगे उतने इक्विवेलेंट इस पे एक्सचेंज होंगे, तो अलग अलग थोड़ी करना है, किसी एक इलेक्ट्रोड का कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो चलो हाइड्रोजन अगर 4 लीटर लाना है तो कितना करंट देना पड़ेगा, या ऑक्सीजन को 2 लीटर लिबरेट करवाना है
मतलब इसके मोलर रेशियो लिखे थे ये अपन ने। तो अगर हाइड्रोजन को 4 लीटर लाना है तो कितना चार्ज पास करना पड़ेगा, या ऑक्सीजन को 1/2 दैट इज कितना 2 लीटर लाना है तो कितना पास करना पड़ेगा, टोटल मोल्स अपन को गिवन है ना। तो अब अपन ने कहा देखो भाई ये तो केमिकल रिएक्शन थे ना, केमिकल रिएक्शन ने अपन को बताया कि यहां पर अगर 22.4 लीटर हाइड्रोजन आएगा तो 11.2 लीटर ऑक्सीजन आएगा, टोटल वॉल्यूम अपन को पता चला। लेकिन उसकी जगह आपने मुझे क्या दिया 6 लीटर, तो अपन ने कहा ठीक है 6 को डिवाइड कर देंगे उसी रेशियो में, आप कितना भी वॉल्यूम दो हमें क्या फर्क पड़ता है। लेकिन जितना वॉल्यूम ऑक्सीजन का होगा उसका डबल वॉल्यूम हाइड्रोजन आना चाहिए। क्यों? अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन, जितने इलेक्ट्रॉन अपन ने कैथोड पे एक्सचेंज किए हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन अगर एनोड पे एक्सचेंज किए जाएं तो दोनों पे इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज सेम है, लेकिन हाइड्रोजन का वॉल्यूम डबल आएगा एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। वो मोलर रेशियो से पता चल गया जो रिएक्शन में आपने पहले। किसी को डाउट? ठीक है। अब अपन से करंट पास पूछा था तो किसी एक इलेक्ट्रोड पे ले लो, तो हाइड्रोजन के लिए अपन को गिवन था 4 लीटर, तो अपन ने लिख लिया भाई 4 लीटर है, तो अपन ने लिखा मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कितना हो जाएगा वो अपन को पता है, तो अपन ने लिखा मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, ये एसटीपी भी था ना, मोल्स ऑफ हाइड्रोजन विल बी इक्वल टू 4/22.4। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ हाइड्रोजन ये नंबर ऑफ मोल्स था, इक्विवेलेंट्स ऑफ हाइड्रोजन तो मोल्स मोलारिटी मल्टीप्लाई बाय एन फैक्टर ना, मल्टीप्लाई बाय 2 कर लो उसका एन फैक्टर ऑफ H2 इज 2। इसकी वजह से किया मैंने, ठीक है ना। अब अपन क्या करें, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स आ गए, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स में आपने पूछा क्या है मुझसे, करंट पास्ड, तो अपन तो पता है W/E is number of equivalent, Q by 96500 it's number of equivalents। तो अपन कहेंगे अच्छा नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ये है, तो चलो बता देते हैं 4 डिवाइडेड बाय 96500 इज नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स, तो ये भी नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स है। फोर इंटू टी ना, मतलब अपने पास क्या गिवन था, ये भी नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स है ना 22.4। सो मैंने ये नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ले लिया, अपने पास नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ H2 गिवन है, आपने पूछा क्या है अब चार्ज, तो इक्वेट कर देते हैं, ये लो भाई हो गया। दिस इज, ये भी नंबर ऑफ इक्विवेलेंट है, ये भी नंबर ऑफ इक्विवेलेंट है, तो अपन ने क्या किया, हमें इक्विवेलेंट्स गिवन थे H2 के, हमने कैलकुलेट कर लिए किससे, वॉल्यूम से। तो मैं उससे अगर मुझे वेट ऑफ H2 पूछोगे तो W/E से इक्वेट कर दूंगा, अगर आप चार्ज के बारे में पूछोगे तो मैं इससे इक्वेट कर दूंगा इन इक्विवेलेंट्स को, तो मैंने चार्ज से इक्वेट कर दिया। अब क्या है अपने पास, आपने मुझे क्या दे रखा है, मिनट्स, ठीक है 22.4 इज इक्वल टू आई आपने पूछा है, टी आपने 2 मिनट्स दिए थे, मैंने सेकंड में कन्वर्ट कर लिया। क्यों? क्योंकि ये कूलम्स में, और ये कूलम में तभी होगा जब ये सेकंड्स में होगा, तो आई मैंने एम्पियर में कैलकुलेट कर लिया, दैट इज योर आई। ये लो भाई, अब बताओ कोई डाउट है तो। किसी को कोई डाउट है तो पूछे, बताएगा वो। अब मैं बात कर रहा था, कभी कभी अपन से पूछ लेते हैं करंट एफिशिएंसी, तो क्या क्या ठीक है भाई, करंट एफिशिएंसी का मतलब हो गया कि अच्छा 100% एफिशिएंसी नहीं है, जो हम पास करते हैं उसमें से कुछ परसेंटेज ही यूज होता है, अगर सारा यूज हो जाता तो 100% एफिशिएंसी, उससे कम यूज हुआ तो इसका मतलब है पास तो ज्यादा करते हैं लेकिन यूज उतना नहीं होता है, दैट इज 100% एफिशिएंसी नहीं है। तो अपन क्या कहेंगे भाई, हमने कितना यूज किया, दैट इज कॉल्ड ऑब्जर्व्ड करंट, डिवाइडेड बाय कितना पास किया वो होता है थ्योरेटिकल करंट, यूज कितना हुआ वो तो कैलकुलेशन से ही पता कर सकते हैं। हमने चार्ज कितना भी यूज करो करंट, अब पास कितना भी करो, टोटल वॉल्यूम के लिए करंट यूज इतना ही होगा, मल्टीप्लाई बाय 100, दैट इज, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अच्छा लिखा ही रहने दो, क्योंकि वर्ड ना ऑब्जर्व्ड वर्ड यूज करते हैं ना, तो मैं चाहता हूं उसको वो ना करें, और आई कैन राइट दैट करंट एफिशिएंसी
मतलब इजी वर्ड में ही लिख दो आप तो, आई यूज्ड, आई पास्ड, मल्टीप्लाई बाय 100, लो भाई हो गया। कितना यू पास किया था, कितना यूज हुआ है, वो करंट एफिशिएंसी होगी, ये आपका करंट एफिशिएंसी। अब यहीं रुकना होगा। इसके बाद नेक्स्ट अपन नेक्स्ट टाइम कर सकते हैं। तो अब नेक्स्ट क्लास में अपन डाउट्स करेंगे और होमवर्क आपका होगा, होमवर्क लिख लें। तो होमवर्क आपका है इलेक्ट्रो में एक्सरसाइज 1 का पार्ट 1 पार्ट 2 अप टू सेक्शन बी। एक्सरसाइज 2 का पार्ट 1 अप टू क्वेश्चन नंबर 1 to 10 कर लेता है। डीपीपी फिजिकल 10 and 11 हमने कर लिया।